नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। देश की बात में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। पीएम मोदी आज से 23 नवंबर तक दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर G20 शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। SIR की समीक्षा पर बैठक करेगी टीएमसी। सीएम ने चुनाव आयोग को फिर लिखा पत्र। VSF राइजिंग डे पर बोले अमित शाह, कहा एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर निकालेंगे। SIR लोकतंत्र को बचाने का अभियान। विश्व के मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन में सीएम योगी बोले न्याय नागरिक की सुरक्षा व उन्नत भविष्य का आधार बनना चाहिए। भाजपा पर फिर हमलावर हुए अखिलेश, बोले भाजपा कारोबारियों को डरा रही है ताकि वो कुछ कह ना सकें। अब इनकी नजर दाल मंडी पर। और आधार को लेकर UIDAI की बड़ी तैयारी। आधार को लेकर अब बड़ी तैयारी में UIDAI। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रोहतक से अहम खबर। रोहतक पुलिस की CIA 2 और हॉरर किलिंग के 4 आरोपियों के बीच कल देर रात मुठभेड़ की घटना सामने आई। इस मुठभेड़ में चारों आरोपियों को पैरों में एक एक आपको बता दें, चारों आरोपियों को गोली लगी, जिन्हें रोहतक PGI में भर्ती कराया गया है। मुख्य आरोपी संजू ने 19 नवंबर को अपनी बहन सपना को गोली मारकर हत्या कर दी थी। आरोपी संजू की बहन सपना ने आपको बता दें गांव में अपनी जाति के लड़के से लव मैरिज कर ली थी। इनकी शादी से भाई नाराज था। संजू 3 साल से दोनों को मौत के घाट उतारने का प्लान बना रहा था। CIA 2 इंचार्ज सतीश कादियान ने बताया कि 4 आरोपियों ने 19 नवंबर की रात को सपना की गोली मारकर हत्या कर दी थी। उसके देवर को भी गोली मार दी थी। हत्या और जानलेवा हमले में मामला दर्ज करते हुए अधीक्षक सुरेंद्र सिंह भदौरिया के आदेश के अनुसार कल रात करीब 11:30 बजे के आसपास रोहतक पुलिस की CIA 2 स्टाफ टीम की कहानी निवासी सपना हत्याकांड के मुख्य आरोपी संजू सहित 4 आरोपियों के साथ मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान चारों आरोपियों को गोली लगी। दिनांक 19/11 को गांव कानी में सपना नाम की एक लड़की का उसके भाई ने उसकी मैरिज से नाराज होकर हत्या कर दी थी। उसके देवर को गोलियां मारी थी। जो हमारे पुलिस अधीक्षक श्रीमान सुरेंद्र सिंह भदौरिया के सख्त दिशा निर्देशों पर कार्रवाई करते हुए हमारी टीमों ने इनको अपराधियों को मुठभेड़ के दौरान राउंड अप किया। हमें हमारी टीम को सूचना मिली थी कि जो कानी में सपना नाम की लड़की का जो मर्डर किया था, वो 4 लड़के उसके पति की भी हत्या करने के फिराक में और से लाडोत रोड के आसपास बाइक पर घूम रहे हैं। तो इस सूचना पर हमारी टीमों ने नाकाबंदी की। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। यमुनानगर से खबर है, जहां आपको बता दें पांसरा फाटक के पास खड़े ट्रक की ड्राइविंग सीट पर मृत व्यक्ति मिलने से हड़कंप मच गया। एक व्यक्ति ने फाटक के पास खड़े ट्रक को कुछ आगे बढ़ाकर खड़ा करने को कहा, लेकिन चालक दिखाई दे रहे व्यक्ति की प्रतिक्रिया न मिलने पर संबंधित राहगीर ने पुलिस को मामले की जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने तुरंत चालक को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। इंस्पेक्टर अजैब सिंह व रमेश बाजवा ने बताया कि बेसुध मिला चालक थर्मल प्लांट का केमिकल लेकर आया था। रात ट्रक साइड में खड़ा कर खिड़कियां बंद कर सोते समय वो बेसुध हो गया और अस्पताल पहुंचाने पर मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मृतक 43 वर्षीय संजय को पीलिया व हार्ट अटैक की बीमारी थी। PM के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा। सूचना मिली फाटक के पास एक केमिकल की गाड़ी है, थर्मल में आती है, उसमें कोई बंदा पड़ा है। तो उसको चेक किया, उसमें वो ड्राइवर लगता है और उसको कहीं रात को सोते हुए कहीं अटैक की संभावना है। बाकी पोस्टमार्टम से क्लियर हो। सर आपके पास सूचना कब आई थी? अभी कोई आधा घंटा पहले सूचना मिली थी। हमारी ERV की गाड़ी आई, उन्होंने सूचित किया कि ऐसे जगह थी, तो उसको चेक किया और उसकी जाँच आई। बताया जा रहा है सर कि रात 2 बजे का ट्रक खड़ा ही है। अभी तो जांच का विषय है, गाड़ियाँ तो आती रहती हैं यहाँ आमतौर पर। कहाँ का ट्रक है सर ये? हाँ जी, कहाँ का ट्रक है ये? ड्राइवर का? ये ड्राइवर झुंझुनू का है, झुंझुनू का। क्या नाम बताया सर? जो इसके डॉक्यूमेंट से पता लगा है, संजय कुमार नाम है इसका।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मुरैना के अंबाहा एनआरसी पोषण पुनर्वास केंद्र में कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ के संभावित निरीक्षण की सूचना ने स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा दिया। जैसे ही खबर फैली, एनआरसी प्रभारी डॉक्टर प्रमोद शर्मा और स्टाफ ने व्यवस्थाओं को सुधारने की हड़बड़ी में भर्ती बच्चों की माताओं को नई बेड शीट थमा दी। वार्ड की अतिरिक्त सफाई कराई गई और मेन्यू के अनुसार भोजन तैयार करने के आदेश दे दिए गए। लेकिन कुछ ही देर बाद निरीक्षण रद्द होने की जानकारी मिलते ही पूरा सिस्टम वापस अपनी पुरानी स्थिति में लौट आया। नई बेडशीट माताओं से वापस ले ली गई और मेनू वाला विशेष भोजन तुरंत बंद कर दिया गया। इसी दौरान एक भर्ती बच्चे की मां ने पूरे घटनाक्रम के 2 वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिए, जो अब वायरल हो रहे हैं। मुट्ठी में बंद हो जाती है, हमारा सही से पेट भी नहीं भरता। ये इतनी छोटी सी रोटी 6 रोटी आती है, इससे पेट नहीं भरता है। दीदी तुम बताओ कैसी सब्जी लग रही है? तो मैं तो अपने घर से मंगाती हूँ। ये मेरा खाना है, ये घर का है, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है यहाँ का। तो मेरे हस्बैंड आते हैं जो कि खाना लेके आते हैं। ये मेरे घर का खाना है, पर यहाँ का खाना तो हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। बढ़ेगी अगली खबर की ओर। बिहार झारखंड बॉर्डर पर हंसडीहा से सटे गोड्डा जिले के पड़ैया हाट थाना क्षेत्र स्थित दाड़े मोड़ चेक पोस्ट पर बुधवार रात पड़ैया हाट प्रभारी थाना प्रभारी अभिनव आनंद ने जांच के दौरान दाड़े मोड़ चेक पोस्ट पर महालक्ष्मी ट्रांसपोर्ट नामक 3 हाईवा को रोका गया और कागज प्रस्तुत करने के लिए कहा गया, लेकिन तीनों वाहन चालक गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। वहीं केन्यू संवाददाता ने पड़ैया हाट प्रभारी थाना प्रभारी अभिनव आनंद से पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि बिना चालान के चिप्स लदे 3 हाईवा जिसमें 3 वाहन को जब्त किया गया है। साथ ही पुलिस द्वारा जांच कर कार्रवाई की जा रही है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जिले के पखांजूर में नशीली दवाई और गांजा युवाओं तक पहुंचाने वाले नशे के सौदागर बिनू बड़ाई के खिलाफ शिवसेना ने मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें, कुछ दिन पहले बिनू बड़ाई द्वारा पत्रकार से मारपीट की गई थी, जिसके बाद पत्रकार को लगातार जान से मारने की धमकी दी जा रही थी, जिसको लेकर शिवसेना ने एसडीएम को ज्ञापन दिया और आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए तड़ीपार जिला बदर किए जाने की मांग की है। आने वाले समय में इस प्रकार की घटना ना हो, इसके साथ पखांजूर क्षेत्र में चल रहे नशीली दवाई और गांजा जैसे मादक पदार्थ पर अंकुश लग सके। पखांजूर में नशीली दवाइयों से युवा वर्ग काफी प्रभावित हो रहे हैं, जिसको लेकर शिवसेना ने बिनू बड़ाई को जिला बदर की मांग की है। सर, पत्रकार से मारपीट और गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देने वाले के खिलाफ आज शिवसेना द्वारा जो जिला बदर की कार्रवाई है तो मांग किया गया, क्या कुछ जानकारी? शिवसेना के द्वारा एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें एक व्यक्ति के विरुद्ध तड़ीपार करने की कार्यवाही की गई है, जिला बदर करने की कार्यवाही के संबंध में मांग की गई है। तो इसके संबंध में यह कार्यवाही जो है जिला कलेक्टर के द्वारा होता है, तो इसमें अपन जांच करा के आगे प्रतिवेदन भेजेंगे और उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही के लिए प्रस्तावित करेंगे। आज शिवसेना पार्टी की तरफ से उद्धव ठाकरे वाला साहब के ठाकरे की तरफ से पूरा पखांजूर में जो शिवसेना के जो पार्टी के मेंबर है आज पुरजोर विरोध करते हैं, क्योंकि जो हमारे शासन, जो हमारे विष्णुदेव साय जो हमें सुशासन की बात करते हैं, आज हमारे देश के जो स्तंभ माना जाता है, कहते हैं मीडिया, वो भी अगर सुरक्षित नहीं है तो हम कहाँ अपने आप को सुरक्षित मानेंगे जनमानस को। तो हम आज शिवसेना के पार्टी की तरफ से पूरा मीडिया के जो भाई बंधु है, हम उनका सपोर्ट करते हैं और उनके ऊपर आए दिन जो अत्याचार होते हैं या फिर मारपीट या फिर लड़ाई झगड़ा जो उनके ऊपर होता है, तो उनकी सुरक्षा के लिए आज हमने शिवसेना पार्टी की तरफ से एसडीएम कार्यालय में हम लोग ज्ञापन सौंपे हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। फिरोजाबाद के थाना उत्तर क्षेत्र में गुरुवार रात झील की पुलिया नाले की पटरी पर एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर नाले में जा गिरी। कार में 2 लोग सवार थे और वहां के स्थानीय लोगों ने कार को नाले में देखा। तुरंत वहां के
लोग नाले में कूदकर लोगों को तुरंत सुरक्षित निकालने के लिए कूदे। कार पर आगे पीछे भारत सरकार लिखा देख और लोग भी इकट्ठा हो गए। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंचकर दोनों कार सवारों को सुरक्षित निकाला गया। क्रेन की मदद से कार को बाहर निकाला गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि नाले में रेलिंग न होने की वजह से ये आए दिन ऐसी घटनाएं होती हैं। हमारी प्रशासन से मांग है कि यहां पर रेलिंग लगाने की व्यवस्था की जाए ताकि हादसों को रोका जा सके। कितने दो लोग हैं? कितने दो लोग हैं? बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर चंदौली से है, जहां एक निजी कॉलेज भवन में साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ है। एडीजी जोन, डीआईजी साइबर सेल और डीआईजी जोन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोगों को साइबर अपराधों से बचाव के उपाय बताए हैं। अधिकारियों ने कहा कि साइबर अपराधियों के चंगुल में फंसने से बचने के लिए सभी एहतियात बरतना चाहिए। कार्यक्रम में विद्यार्थियों और अभिभावकों के साथ अन्य लोग भी शामिल रहे। और इसमें बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिलेंगे जहाँ मैंने रियल कभी जरूरत में मदद मांगनी पड़े तो रिपोर्ट बताना। और दूसरा, यदि उसी के नंबर से कॉल आ रहा तो मेरा पैसा बिना पड़ा, पैसा खर्च करने के लिए आपको कुछ ये जो एक नए क्राइम के बारे में सीखी, उसको याद रखिए। श्री नितेश सिंह जो पीएस स्कूल के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, ये बड़े हाश वहाँ पर रखा है और उसमें बच्चे भी उपस्थित, आपको बाकी चीज़ें आ रही हैं तो संगत में रखिए। और इसमें बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिलेंगे जहाँ मैंने रियल कभी जरूरत में मदद मांगनी पड़े तो रिपोर्ट बताना। और दूसरा, यदि उसी के नंबर से कॉल। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। राजधानी लखनऊ के सरोजनी नगर सीएमएस कानपुर रोड ऑडिटोरियम में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है, जिसमें अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला व प्रोफेसर गीता गांधी किंगडन व विदेश से आए हुए न्यायाधीश शामिल हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में कहा कि सीएमएस पिछले कई वर्षों से ये सम्मेलन कर रहा है, जिससे देश की एक छवि पेश करने का काम हो रहा है। वसुधैव कुटुंबकम की परिभाषा को भी ये दर्शाता है। की राजधानी में आगमन पर उत्तर प्रदेश सरकार और We are now presenting a token of appreciation to the Honorable Chief Minister. We are deeply honored by the gracious presence of our chief guest, Honorable Yogi Adityanath ji. की राजधानी में आगमन पर
Minister. We are deeply honored by the gracious presence of our chief guest, Honorable Yogi Adityanath ji. अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर अलीगढ़ से है, जहां अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 22 नवंबर से शुरू होने जा रहा है प्रतिष्ठित ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी क्रिकेट टूर्नामेंट में टूर्नामेंट से पहले एक बड़ा फैसला लिया गया है। गेम्स कमेटी ने आधिकारिक तौर पर अल फलाह यूनिवर्सिटी की टीम को इस टूर्नामेंट में बाहर कर दिया है। यह टूर्नामेंट एएमयू स्पोर्ट्स ग्राउंड में आयोजित हो रहा है, जिसमें देश भर की 84 यूनिवर्सिटियों की टीमें हिस्सा लेने वाली हैं। आयोजकों ने टूर्नामेंट की सुरक्षा, अनुशासन और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए यह निर्णय लिया है। गेम्स कमेटी अध्यक्ष सैयद अली रिजवी ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि समिति के दिशा निर्देशों के मुताबिक कुछ तकनीकी कारणों और पात्रता मानदंडों को पूरा न कर पाने के चलते अल फलाह यूनिवर्सिटी को इस बार शामिल नहीं किया जा सका है। उन्होंने जोर देकर कहा कि टूर्नामेंट में पारदर्शिता और सच्ची खेल भावना बनाए रखना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। एएमयू में होने वाला ये आयोजन उत्तर भारत का सबसे बड़ा इंटर यूनिवर्सिटी क्रिकेट टूर्नामेंट माना जाता है। इस बड़े मुकाबले को लेकर छात्रों और खेल प्रेमियों में खासा उत्साह है और टूर्नामेंट की तैयारियां अंतिम चरण में है। अल फलाह यूनिवर्सिटी को बाहर किए जाने के बावजूद बड़ी संख्या में टीमों की भागीदारी से ये आयोजन खेल जगत के लिए महत्वपूर्ण बना रहेगा। एएमयू में हम नॉर्थ जोन यूनिवर्सिटी करा रहे हैं। ये 22 नवंबर से शुरू होगी और 4 दिसंबर तक चलेगी। इसमें तकरीबन 84 टीम्स खेलेंगी। उनको हमने फिक्सचर 84 टीम्स का डाल दिया है और इनॉग्रेशन इसका 22 नवंबर को क्रिकेट पवेलियन पे होगा तकरीबन 9:30 बजे। जो इनॉग्रेशन है उसको तो हमारी वाइस चांसलर जो मैडम है वो इनॉग्रेट करेंगी, वो चीफ गेस्ट हैं। समापन के लिए अभी टेंटेटिव नाम है हमारे पास राजीव शुक्ला जी का, जो उपाध्यक्ष हैं बीसीसीआई के और राज्यसभा मेंबर भी हैं। अभी उनका कंफर्मेशन आना बाकी है, तो अभी टाइम भी है समापन का, तो उम्मीद है उनका कंफर्मेशन आ जाएगा तो वो उसमें चीफ गेस्ट रहेंगे। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर सोनभद्र से है, जहां पन्नूगंज थाना एक बार फिर अपनी लापरवाही के चलते विवादों के घेरे में आ गया है। थाने की निष्क्रियता और नाराज सौली गांव के ग्रामीणों ने आज मुख्य मार्गों को घंटों जाम कर दिया, जिससे तनाव की स्थिति पैदा हो गई। ग्रामीणों का आरोप है कि 3 नवंबर को उन्होंने एक मामले में थाने पर लिखित प्रार्थना पत्र दिया था, लेकिन पुलिस ने बिना कोई कार्रवाई किए उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। बार बार गुहार लगाने के बावजूद जब पुलिस ने न तो जांच शुरू की और न ही शिकायतकर्ताओं से संपर्क किया, तो मजबूरन ग्रामीणों को सड़क पर उतरना पड़ा। प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने पन्नूगंज पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगाए। यह घटना ऐसे समय में हुई जब जिले के पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा अपनी तेज तर्रार कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं। स्थानीय थाने की इस गंभीर निष्क्रियता ने जिले की पुलिसिंग पर सवाल खड़े किए हैं।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर बुलंदशहर से, जहां पहासू में मठ मंदिर जाने वाले मुख्य मार्ग पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण किया जा रहा है, जिससे स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मंदिर मार्ग पर ही अवैध रूप से घोड़ा गाड़ी को खड़ा कर दिया जाता है, जिससे रास्ता संकरा हो गया और लोगों को निकलना मुश्किल हो जाता है। आने वाले राहगीरों और श्रद्धालुओं में इस अतिक्रमण के कारण आवाजाही में गंभीर बाधाओं का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस अतिक्रमण के खिलाफ कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन पहासू नगर पंचायत के अध्यक्ष और नगर पालिका की अधिशासी अधिकारी कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं और कोई संज्ञान अभी तक नहीं लिया गया। ये बड़ा सवाल है कि आखिर क्या वजह है कि धार्मिक स्थल को जाने वाले मार्ग को अतिक्रमण मुक्त नहीं किया जा रहा है। जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि देव उत्थान एकादशी के बाद में जो शादी विवाह और जो मांगलिक कार्यक्रम है वो स्टार्ट हो जाते हैं अपने यहाँ। उसी के दृष्टिकोण में हमने 2 दिन पहले एक जो मैरिज हॉल बैंकेट हॉल वाले हैं, गेस्ट हाउस वाले, उनके साथ हमने एक मीटिंग करी थी। उस मीटिंग के बाद में उनके द्वारा एक सुझाव भी दिया गया था कि सर जो बैंड वाले हैं और डीजे वाले हैं उनके साथ भी अगर एक गोष्ठी कर लें और उनको भी आप थोड़ा सा सेंसिटाइज कर दे तो यातायात के प्रबंधन में आपको बेहतर और सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। अब यातायात अवरुद्ध न हो और हमारा भी काम सुगमता से चलता रहे, दोनों लोगों में पब्लिक को परेशानी न हो, इस तरह का सरकार को जो है नियम बनाए जिससे दोनों लोगों का काम चलता रहे। गाड़ी को हम कैसे बता सकते हैं कौन कितनी गाड़ी से? 400 आदमी की बुकिंग है, 300 आदमी की बुकिंग है, आदमी गाड़ी से आ रहा है, ऑटो से आ रहा है, पैदल आ रहा है, हम ये लोग कैसे बता दें? क्योंकि जिसकी बुकिंग है उससे क्या पूछ थोड़ा सकते हैं कि आप गाड़ी से आओगे पैदल आओ। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर से अहम खबर है, जहां शादी वैवाहिक कार्यक्रम बारात निकालने से पहले आयोजक को ट्रैफिक पुलिस संबंधित थाने में बताना होगा, तभी बारात निकलेगी और बैंड बाजा बज सकेगा। गेस्ट हाउस, लॉन, बैंक्वेट हॉल, डीजे संचालकों को भी अब बुकिंग की सूचना, भीड़ और अनुमानित वाहनों की सूचना ट्रैफिक पुलिस को देनी होगी। थाने में ये सूचना देनी होगी, अन्यथा जाम की स्थिति पर वैधानिक कार्रवाई के लिए तैयार रहना होगा। डीसीपी ट्रैफिक ने गेस्ट हाउस, हॉल, बैंक्वेट हॉल, डीजे और बैंड बाजा संचालकों के साथ बैठक कर निर्देश दिए हैं, उनका पालन किया जाएगा। जाम न लगे तो बग्गी, डीजे, साउंड सिस्टम ये सब सुबह 7 बजे के पहले या रात को 10 बजे के बाद आयोजक स्थल पहुंचा दिया जाएगा। लाइट एक तरफ से निकलेंगे जिससे जाम न लगे। पहले से थाने और ट्रैफिक पुलिस को अनुमानित संख्या की जानकारी भी देनी होगी। जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि एकादशी के बाद में जो शादी विवाह और जो मांगलिक कार्यक्रम है वो स्टार्ट हो जाते हैं अपने यहाँ। उसी के दृष्टिकोण में हमने 2 दिन पहले एक जो मैरिज हॉल बैंकेट हॉल वाले हैं, गेस्ट हाउस वाले, उनके साथ हमने एक मीटिंग करी थी। उस मीटिंग के बाद में उनके द्वारा एक सुझाव भी दिया गया था कि सर जो बैंड वाले हैं और डीजे वाले हैं उनके साथ भी अगर एक गोष्ठी कर लें और उनको भी आप थोड़ा सा सेंसिटाइज कर दे तो यातायात के प्रबंधन में आपको बेहतर और सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। अब यातायात अवरुद्ध न हो और हमारा भी काम सुगमता से चलता रहे, दोनों लोगों में पब्लिक को परेशानी न हो, इस तरह का सरकार को जो है नियम बनाए जिससे दोनों लोगों का काम चलता रहे। गाड़ी को हम कैसे बता सकते हैं कौन कितनी गाड़ी से? 400 आदमी की बुकिंग है, 300 आदमी की बुकिंग है, आदमी गाड़ी से आ रहा है, ऑटो से आ रहा है, पैदल आ रहा है, हम ये लोग कैसे बता दें? क्योंकि जिसकी बुकिंग है उससे क्या पूछ थोड़ा सकते हैं कि आप गाड़ी से आओगे पैदल आओ। आप सभी अवगत हैं कि देव उत्थान कानपुर शहर में जाम की समस्या को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस का एक नया नियम लागू हुआ है। अब शादी बारात और पार्टी में जो भी बारात निकाली जाएगी, अब ट्रैफिक पुलिस और जिला प्रशासन से की अनुमति से अब बारात निकलेगी। आपको मैं बता दूं कि कानपुर शहर में अधिकतर एक जाम की समस्या रहती है। उसमें अगर सहालक है तो सहालक में कहीं ना कहीं देखा जाता है कि जब बारात निकलती है तो कहीं ना कहीं सड़कों में एक जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जो आने जाने वाले जो राहगीर होते हैं उनको एक बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता था, जिसको देखते हुए ट्रैफिक पुलिस की एक नया नियम लागू हुआ है। ये नियम जो बैंड बाजा वाले हों, चाहे वो डीजे वाले हों, चाहे वो क्या नाम उसका पार्टी लॉन वाले हों, चाहे भी अन्य प्रकार के जितने भी शादी समारोह में लोग आते हैं जाते हैं, कहीं ना कहीं अब उनका ब्यौरा यातायात पुलिस और क्षेत्रीय थानों को देना पड़ेगा। वहीं अगर नियम का लोग
पालन करेंगे तो कहीं ना कहीं ठीक रहे। अगर कहीं ना कहीं अगर नियम का पालन या गेस्ट हाउस संचालक व डीजे संचालक नहीं करते तो ट्रैफिक पुलिस कहीं ना कहीं उन पर एक कठोर कार्रवाई भी करेगी। वहीं अगर इस मामले में हमने गेस्ट हाउस संचालक व मैनेजर से बात करी, उन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं ये नियम तो सही है, लेकिन कहीं ना कहीं इन नियम को अभी और भी सुधार करना पड़ेगा। कानपुर से के न्यूज से मोहित पांडे, कानपुर। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। रुक करेंगे खबरों की ओर। खबर लक्सर से है, जहां पर मुंडाखेड़ा खुर्द गांव में साइबर ठगी का मामला सामने आया है। साइबर ठगों ने सरकारी योजना के 11-11 हजार रुपए मिलने का झांसा देकर कई लोगों को ठगने की कोशिश की और ग्राम प्रधान सहदेव परमार ने जागरूकता का परिचय देते हुए सभी को सचेत करते हुए ठगी का शिकार बनने से बचा लिया। ग्रामीणों ने बताया कि ठगों ने योजना के 11 हजार रुपए दिलाने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कराने को कहा। इसकी जानकारी पाकर ग्राम प्रधान ने सभी को सलाह दी। योजना के क्रियान्वयन में ग्राम पंचायत की भी हिस्सेदारी होती है, इसलिए प्रधान या सचिव से संपर्क करना चाहिए। इसके बाद ठगी के मंशा से पहुंचे लोग मंसूबे पूरे किए बिना ही बैरंग चले गए। या कोई भी चीज हो तो उस पर बिल्कुल ध्यान ना दें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस चीज को वो करें। अचानक बेचारे लोग इनकी क्या गलती, किसी ने मान लिया फोन करा। अब मेरी ग्राम पंचायत मुंडाखेड़ा खुर्द में पिछले 10 दिन से साइबर ठगों द्वारा फर्जी कॉल की जा रही है लोगों को और कई लोग उनके झांसे में भी आ गए हैं। वो लोगों को गुमराह करके आंगनवाड़ी का नाम लेकर कॉल कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि आपके अकाउंट में 11-11 हज़ार रुपये हम डालेंगे और आप हमें बारकोड दे दीजिए और एक आपके पास OTP आएगा, वो OTP दे दीजिए। कई लोगों द्वारा बारकोड उन्हें भेज दिया गया और OTP भी दे दिया, तो जिससे उनके खातों से कई लोगों के खातों से लाखों रुपए की रकम निकल गई है, जिसकी सूचना उन्होंने मुझे दी। मैंने उनसे बात करी और जिनके माध्यम से ये चीज़ें हुई थी, मैंने सभी से बात करी कि भाई आपने किस किस तरीके से किया। तो उनका यही था कि भाई हमारे पास, उन्होंने बोला कि भाई बारकोड दो, बारकोड के बाद OTP दिया, OTP के बाद जो भी है उनके अकाउंट में थी वो पैसे हमारे साफ हो गए। डोईवाला शुगर मिल के पेराई सत्र का उद्घाटन विधि विधान के साथ ऋषिकेश विधायक प्रेमचंद्र अग्रवाल, डोईवाला विधायक ब्रजभूषण गैरोला ने किया। डोईवाला शुगर मिल इस बार 30 लाख कुंटल गन्ना पेराई का लक्ष्य लेकर विधिवत शुरू हुई। कार्यक्रम में शामिल हुए क्षेत्र के लोग, किसान और भाजपा से जुड़े नेताओं ने उद्घाटन में भाग लिया। पेराई सत्र के उद्घाटन समारोह में विधायक ने गन्ना लेकर मिल में आए किसान का फूलमाला से स्वागत भी किया है। थोड़ा पीछे बोलो, थोड़ा सा भगा दे। महोदय से निवेदन करूंगा कि माननीय डोईवाला अधिशासी निदेशक DP सिंह जी, सब DP सिंह जी द्वारा। देखिए, निश्चित रूप से ये बात सच है कि अभी रेट घोषित नहीं हुआ है, लेकिन हमारी सरकार इसके लिए बहुत पहले से गंभीर है और स्वाभाविक तौर से हमारी जो शुगर मिल डोईवाला के अलावा अन्य और भी हमारी शुगर मिल के पेराई सत्र शुरू हो गए हैं। लेकिन बहुत जल्द, शब्द मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, बहुत जल्द जो हमारा गन्ना मूल्य वो घोषित होगा और जिस प्रकार से हमारे सरकार किसानों के हित में, किसानों के लिए काम कर रही है और चाहे वो किसान सम्मान निधि हो, चाहे प्रधानमंत्री सिंचाई योजना हो और चाहे फिर हमें मूल्य भुगतान करने की बात हो, ये धामी सरकार
निश्चित रूप से उसके लिए हमेशा आगे बढ़ी है। हमारे किसान भाइयों को जैसे गत वर्ष की भांति हमारी सरकार के द्वारा समय पर उनका भुगतान किया गया है, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, हमारे माननीय गन्ना मंत्री जी के द्वारा भुगतान किया गया समय पर, और इसी वर्ष भी हम लगातार किसानों का अच्छा भुगतान भी करेंगे। और अभी जहाँ तक किसानों का गन्ना मूल्य का जो रेट को बढ़ाने का जो विषय आपने रखा है, कि निश्चित तौर पर हमारी सरकार किसानों के साथ है और माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत जल्दी, मुझे पूरा विश्वास है, जैसे उत्तर प्रदेश में भी गन्ने का जब का दाम बढ़ता है तो वैसे हमारे उत्तराखंड में भी हमेशा बढ़ाया जाता रहा है। और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। अगली बड़ी खबर आपको हम मेरठ से बताते हैं, जहां पर रेप पीड़िता ने थाने में जहर खाया। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, मेरठ से बड़ी खबर सामने आई है। कई दिनों से अधिकारियों के लगा रही थी चक्कर। रेप पीड़िता ने जहर खाया, इंसाफ न मिलने पर सुसाइड का कदम उठाया। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हालत बिगड़ने पर पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है। यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मेरठ से खबर, रेप पीड़िता ने थाने में जहर खाया। मेरठ से बड़ी जानकारी, रेप पीड़िता ने थाने में खाया जहर। अहम खबर सामने आ रही है। दिनांक 21 नवंबर 2025 को पुलिस के सामने एक महिला जिसका नाम मोहिनी है प्रस्तुत हुई, जिसने बताया कि उसने पहले से ही जहर खाया हुआ है। इसका तत्परता से पुलिस ने संज्ञान लिया और तुरंत ही वादिनी को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर जहर की पुष्टि नहीं हुई है और महिला की भी जो स्थिति है वो सामान्य पाई गई है। इसमें थाना गंगानगर पर जो महिला है उसका पहले से ही मुकदमा पंजीकृत है। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजू शर्मा जुड़ चुके हैं। राजू, पूरी जानकारी क्या है? रेप पीड़िता ने थाने में ही जहर खा लिया, क्या स्थिति थी, आखिर क्या वजह रही? बिल्कुल, देखिए गरिमा, मेरठ के गंगानगर थाना क्षेत्र में 20 दिन पहले एक मुकदमा दर्ज किया गया था दुष्कर्म का। वही रेप पीड़िता पिछले 10 दिनों से लगातार अधिकारियों की चौखटों के चक्कर काट रही है आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कराने के, आरोपी को जेल भिजवाने के लिए। लेकिन जो पुलिस है वो कोई भी कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं थी। जो सब्र का बांध था आज उस रेप पीड़िता का टूट गया और उसने महिला थाने पर जहर खा लिया मौत को गले लगाने के लिए। लेकिन जैसे ही उसने वहां पर जहर खाया, तुरंत ही पुलिसकर्मियों में हड़कंप मच गया। तुरंत ही महिला की स्थिति बिगड़ते देख उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां पर उसका उपचार चल रहा है। महिला का आरोप है कि पिछले 10 दिनों से पुलिस आरोपी दुष्कर्मी को गिरफ्तार नहीं कर रही है, जबकि उसका मुकदमा भी 10 दिन पहले दर्ज हो चुका है। हालांकि पुलिस ने दावा किया है कि रेप पीड़िता जो महिला है उसकी स्थिति सामान्य है, उसने जहर नहीं खाया है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से रेप पीड़िता ने थाने में जहर खाया, उससे कहीं ना कहीं पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। और इससे साफ हो रहा है कि पुलिस किस तरीके से महिलाओं की सुनवाई कर रही है। मिशन शक्ति के तहत बड़े बड़े दावे किए जाते हैं महिला सुनवाई के, लेकिन कहीं ना कहीं मेरठ में फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। पूरा मामला मेरठ के गंगानगर थाना क्षेत्र का है, जहां पर रेप पीड़िता अपनी फरियाद लेकर लगातार पहुंच रही थी, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके चलते आज उसने जहर खाकर मौत को गले लगाने का निर्णय किया। बहुत शुक्रिया राजू आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि रेप पीड़िता ने थाने में जहर खाया।
कई दिनों से अधिकारियों के चक्कर लगा रही थी। और अगली बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। अमरोहा से बड़ी जानकारी इसी बीच सामने आ रही है। आखिर थम गई 25 वर्षीय विवाहिता की सांसें। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, 2 दिन जारी रही जिंदगी और मौत की जंग। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो अपने घर वाले को मार दिया और मैं तुझसे शादी कर लूंगा। तैने किसी से बताई नहीं? मुझसे मना कर दिया, तैने बताई तो ये जान से मार दूंगा। अच्छा। जानकारी अमरोहा से सामने आ रही है, जहां पर उमेश ने ही मृतका को जहरीला पदार्थ दिया। पति की ओर से अहम बातें सामने आई और आरोपों को साबित करने के सभी प्रमाण मौजूद। पति की ओर से बड़ी बातें कही गई हैं। तो अपने घर वाले को मार दिया। तैने किसी से बताई नहीं? मुझसे मना कर दिया, तैने बताई तो ये जान से मार दूंगा। अच्छा। तो दवाई किन्ने दी थी? उमेश ने। कहता है कि तू अपने घर वाले को मार दिया और मैं तुझसे शादी कर लूंगा। आवारा कुत्तों को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अभी तक लक्सर नगर व आसपास के इलाकों में कोई पालन नहीं किया गया है, जिससे आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ रहा है। लोगों में डर और चिंता की स्थिति बन गई है। ताजा मामला लक्सर के सलीमपुर बक्काल का है, जहां पर घर के आंगन में खेल रही एक 4 वर्षीय बच्ची को आवारा कुत्तों ने खेत में ले जाकर घायल कर दिया। परिजनों ने मुश्किल से बच्ची की जान बचाई, उसे अस्पताल में भर्ती कराया। लक्सर में आवारा कुत्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है। लोगों पर हमले की घटनाएं आम हो गई हैं। लोगों का कहना है सरकारी अस्पताल में एंटी रेबीज का इंजेक्शन भी नहीं मिल रहा है और आवारा कुत्तों पर प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। कई बार शिकायतों के बाद भी नगर व तहसील प्रशासन के अधिकारी आश्वासन देकर पल्ला झाड़ लेते हैं। भेजी मैंने आज तो कुत्ते ने खा लिया गाँव से लेम्पू पक्का तो यहाँ जो मेरे भेजी लेकर मैं परेड में तगा सुबह दिन से तो परेड में तो कल यहाँ भेजे ना तो कल यूँ कहा गया अब भाई वहीं प्राइवेट में लेंगे यहाँ लगने के लिए। अब तो मैं कहाँ जाऊँ प्राइवेट में देगा तो प्राइवेट 5 जगह पहुँच जाता हूँ। कैसी इंजेक्शन? कुत्ते वाले इंजेक्शन अब ये यहाँ लगाना मना कर रही है, हम लगा सकते हैं। आवारा कुत्तों के लिए इनका एबीसी सेंटर के लिए है, वो अभी यहाँ लक्सर नगर पालिका में नहीं बना। बाकी जो आसपास एबीसी सेंटर है उनसे संपर्क किया जाएगा। अभी रुड़की में साथ एबीसी सेंटर एक बना है, हम सोच रहे हैं उनसे भी संपर्क किया जाएगा, कुछ वहाँ से जो है टाई अप करके यहाँ का भी कुछ समाधान हो जाए। बंदोबस्त कुत्ते से संबंधित तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ये कि हमारे पास ARV है पर्याप्त मात्रा में, वो हम दे रहे हैं। टेटनस का इंजेक्शन है वो हम दे रहे हैं। बाकी जो जिसको अगर बहुत ज़्यादा ग्रेड 3 ग्रेड 4 इंजरी रहती है तो उनको आगे भी भेजते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन के इंजेक्शन के। और ये ज़रूर बताते हैं भैया कुत्ते से सावधान रहें, कुत्ते को छेड़े नहीं। कुत्ते का लार बहुत ही ख़तरनाक होता है। कुत्ते को पालने में, उनके साथ रहने में एहतियात बरतें। जैसे ही कुत्ता काटे
उसको बहते पानी में 10 मिनट तक साबुन से धोएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वरना लोग क्या करते हैं, मिर्च लगा के आते हैं, पता नहीं और क्या क्या मसाला लगा देते हैं। प्लीज़ ये ऐसा ना करें। देखिए, इसमें हमने अपने लक्सर क्षेत्रांतर्गत जो अभी मार्केट में जो नगर क्षेत्र के अंतर्गत है, वहाँ पर बताया जा रहा है कि आवारा कुत्तों की तादाद बढ़ती जा रही है और हमलावर भी हो रहे हैं। उस सिलसिले में मैंने यहाँ पर ईओ नगर पालिका को निर्देशित कर दिया गया है कि इसको रोकथाम के लिए या इनको कंट्रोल करने के लिए वो उसमें आगे की कार्रवाई करें। उत्तराखंड जैव प्रौद्योगिकी परिषद के क्षेत्रीय केंद्र पटवाडांगर में 5वें बायोटेक कॉन्क्लेव के दूसरे दिन वैज्ञानिक किसानों से रूबरू हुए। नैनीताल के पटवाडांगर में आयोजित 5वें बायोटेक्नोलॉजी कॉन्क्लेव में मुख्य अतिथि नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के निदेशक डॉक्टर धीर सिंह, पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर मनमोहन सिंह चौहान, जैव प्रौद्योगिकी परिषद निदेशक संजय कुमार ने किसानों और छात्रों को बताया कि जैव E3 नीति का मतलब अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी है। ये नीति देश की आर्थिक प्रगति, पर्यावरण संरक्षण और रोजगार सृजन के लिए जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। देखिए, जो 3 दिवसीय यहाँ पर बायोटेक कॉन्क्लेव का जो आयोजन किया जा रहा है, इस पटवाडांगर संस्थान के लिए ये एक बड़ी सौभाग्य की बात है और हमारे किसान भाइयों के लिए, हमारे यहाँ विद्यार्थियों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि ये इसका आयोजन यहाँ पटवाडांगर में, जो 1903 में एस्टेब्लिश हुआ था, इतने समय के बाद इतने वृहद स्तर पर जो यहाँ पर गैदरिंग हुई है, वो बहुत ही एक आगे उत्तराखंड को समृद्ध बनाने के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। इस कॉन्क्लेव के माध्यम से हमने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। उस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में रशिया से, नेपाल से, USA से जो डेलीगेट्स हैं, उन्होंने अपना शोध का जो कार्य है उसको हमारे विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत किया है और उससे उत्तराखंड के जो विद्यार्थी हैं उस शोध को समझने के बाद वो अपना कार्य भी इसी दिशा में वो अच्छा कर सकते हैं, जिससे आगे आने वाले समय में वो वर्ल्ड लेवल की जो शोध की प्रक्रिया है उसमें अपना बढ़ चढ़कर भाग ले सकेंगे। हल्द्वानी शहर की तस्वीर बदलने के लिए 241 करोड़ से कार्य योजना शुरू की गई है और जिसमें 3 पानी से नरिमन चौराहे तक, कालू सिद्ध बाबा मंदिर से कटघरिया तक सड़क चौड़ीकरण, सौंदर्यीकरण और रोड वाइंडिंग का कार्य किया जाना है। इस कार्य योजना को नगर निगम प्रशासन और UUSDA द्वारा अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। इसके लिए अधिकारियों ने निरीक्षण कर प्लान बना दिया है। साथ ही सड़क के चौड़ीकरण को लेकर बिजली के पर वो लाइन को शिफ्ट करने के लिए संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं। इस कार्य योजना के धरातल पर उतरने से हल्द्वानी शहर में स्थानीय लोगों के साथ साथ देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को भी जाम से निजात मिलेगी। इसके अलावा शहर की सुंदरता पर भी 4 चांद लगेंगे। फिर लगभग कब तक उम्मीद है? उम्मीद जल्दी शुरू कर देंगे। इसमें तो टेंडर हो चुके हैं। रोड में नरीमन चौराहे से 3 पानी, नैनीताल रोड और कलड़गी रोड, कटघरिया चौराहे से कालसी मंदिर, इन दोनों के चौड़ीकरण उपलब्धता के साथ करेंगे। लग रहा है पहले आप लोग जाएंगे। फिर लगभग कब तक उम्मीद है? उम्मीद है जल्दी शुरू कर देंगे। इसमें तो टेंडर हो चुके हैं। रोड में नरीमन चौराहे से 3 पानी, नैनीताल रोड और कलड़गी रोड, कटघरिया चौराहे से कालसी मंदिर, इन दोनों के चौड़ीकरण उपलब्धता के साथ करेंगे। लग रहा है पहले आप लोग जाएंगे। फिर लगभग कब तक उम्मीद है? उम्मीद है जल्दी शुरू कर देंगे। इसमें तो टेंडर हो चुके हैं। रोड में नरीमन चौराहे से 3 पानी, नैनीताल रोड और कलड़गी रोड, कटघरिया चौराहे से कालसी मंदिर। देखिए, UUSDA द्वारा हल्द्वानी की जो मुख्य सड़कें हैं, नारीमन से लेकर 3 पानी तक और कालो सिद्ध मंदिर से लेकर के कटघरिया चौराहे तक का, तो इनको सुधारीकरण के कार्य में लिया गया है और इसमें जितनी भी यूटिलिटी शिफ्टिंग है उनको चिन्हित किया जा रहा है
और संबंधित विभागों को ये निर्देशित किया जा रहा है कि इस संबंध में अपना शिफ्टिंग का आंकलन प्रस्तुत करें और शीघ्रातिशीघ्र इन यूटिलिटीज़ को शिफ्टिंग करने का कार्य करें। नैनीताल जिले में प्रेशर हॉर्न के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई शुरू हो गई है। एसएसपी नैनीताल डॉक्टर मंजुनाथ टीसी के सख्त निर्देश पर पुलिस और सीपीओ की टीमों के द्वारा हल्द्वानी में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस पर बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रेशर हॉर्न का इस्तेमाल करने वाले 47 वाहनों के चालान किए गए। उनसे 47,000 रुपए संयोजन शुल्क वसूला गया। चेकिंग के दौरान छोटे बड़े सभी वाहनों से प्रेशर हॉर्न मौके पर ही उतरवाकर जब्त भी कर लिए गए हैं। एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने स्पष्ट कहा कि प्रेशर हॉर्न पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। आम लोगों को परेशान करता है यह हॉर्न। बहुत बढ़िया निकली। निश्चित रूप से ये जो प्रेशर हॉर्न है ये एमबी एक्ट के अंतर्गत ये अलाउड नहीं है इसमें, और इससे न केवल ध्वनि प्रदूषण होता है बल्कि अचानक से पीछे से हॉर्न की तेज आवाज आने से सामने वाला जो चालक है वो कभी चौंक भी जाता है, उसकी वजह से भी एक्सीडेंट होते हैं। तो इन्हीं चीज़ों के दृष्टिगत जो है इनको पूर्णतः यहाँ प्रतिबंधित किया गया है और इसमें हम लोग जो है अभियान चला रहे हैं इनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए। और पहले चरण में जिन वाहनों के द्वारा इनका प्रयोग किया गया उनके विरुद्ध हमारे टीम के द्वारा इसमें विधिक कार्रवाई इसमें की गई है, चालान किए गए हैं उनके। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जो ऑटो पार्ट के डीलर्स हैं, जो सेलर्स हैं, जो अनधिकृत रूप से ये जो हॉर्न्स को बेच रहे हैं उनके विरुद्ध भी हम लोग जल्द ही कार्रवाई करेंगे। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। हरिद्वार के रुड़की पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जीवनदीप आश्रम में जोरदार स्वागत किया गया। और आपको बता दें कि अपनी पत्नी गीता धामी के साथ पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आश्रम परिसर में हवन पूजन कर प्रदेश के सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी सभा का लोकार्पण का कार्यक्रम भी तय है, जिसको लेकर कार्यकर्ताओं और संतों में उत्साह देखने को मिला है। धामी 1100 बाल कन्याओं की पूजन और 5 कन्याओं के विवाह कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं, जहां वातावरण धार्मिक और सामाजिक समरसता से सराबोर नजर आया है। फर्जी दस्तावेज लगाकर स्थायी निवास बनाने के मामले में जिले की हर तहसील में जांच जारी है। डीएम के निर्देश पर जनपद के सभी तहसीलों में पिछले 5 साल में बनाए गए स्थायी निवास के दस्तावेजों की जांच की जा रही है। इसी क्रम में हल्द्वानी तहसील में 5 सालों में बने 150 से 200 स्थायी निवास प्रमाण पत्रों की जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। जांच के दौरान 48 ऐसे स्थायी निवास बने हैं जिनमें लगे डॉक्यूमेंट में जांच टीम को संदिग्धता प्रतीत हुई और एसडीएम हल्द्वानी ने फर्जी पाए गए सभी 48 स्थायी निवास प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया है। आपको क्या मतलब है? आपके लाइसेंस तो है नहीं, पर जो आप कह रहे हैं आप नहीं बनाते, आपने खुद ही लिखा होगा। ये आई कार्ड आपको रखना होगा ना खुद ही। वही चाबी इनकी, ये चाबी वहीं रहेगा। इसके बगल में भी एक दुकान नहीं यार, सुनो पंडित जी खबर आपको क्या मतलब है? आपके लाइसेंस तो है एक प्रमाण पत्र के संबंध में जांच की गई थी, जिसमें कि कई प्रकार की अनियमितताएं पाई गई थी। उस प्रमाण पत्र को निरस्त भी किया गया था। तहसीलदार के द्वारा उस संबंध में एफआईआर भी दी गई है। उसी के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा संज्ञान लेते हुए सभी प्रमाण पत्रों की जांच करने के निर्देश दिए गए थे।
जिसमें तहसील हल्द्वानी में 2020 से अभी तक जितने प्रमाण पत्र जारी हुए हैं सभी की जांच की जा रही है। वर्तमान में 2020 से लेकर 25 तक के हमारे 1200 प्रमाण पत्र हमने चिन्हित किए हैं, जिनकी अभी जांच चल रही है। जिस जांच में अभी 150 से अधिक प्रमाण पत्रों का जो डॉक्यूमेंट्स है वो स्क्रूटाइज किया जा चुका है, जिसमें 48 से अधिक ऐसे प्रमाण पत्र हैं जिनमें अनियमितताएं हैं, जिनको निरस्त किया जा रहा है। और जो भी उसमें अभिलेख हैं उनकी पुष्टि की जा रही है। यदि कोई कूटनीतिक अभिलेख उसमें पाया जाता है तो उसमें भी प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। और अगली खबर आपको हम चंदौली से बताते हैं। अज्ञात कारणों से लगी भीषण आग। चंदौली से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अज्ञात कारणों से भीषण आग लगी। आग लगने से दो कर जला पाइप का बंडल। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर पाइप के दर्जनों बंडल जले। सोलर पैनल व जनरेटर भी धू कर जला। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सोलर पैनल व जनरेटर भी धू कर जला। तस्वीरें सामने आई है भीषण आग की खबर। माधर चौध रख के अपनी मैया चुदा रहे भोसड़ी वाले। आग लगने से धू कर जले पाइप के बंडल। पाइप के दर्जनों बंडल जलने से हड़कंप मचा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का